हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था, उसके बेसिस पे आपका एक जो भी सभी स्टूडेंट्स का जनरल क्वेरी आ रहा था कि सीएसएबी काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जनरल क्वेरी आ रहा था, उसके बेसिस पे ये सेशन आपका कंडक्ट किया जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए सीएसएबी राउंड के लिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी जनरल डाउट आएंगे वो लास्ट में आपके सोल्व किए जाएंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके जो भी सभी स्टूडेंट्स हैं उनका जो जनरल क्वेरीज है रिगार्डिंग सीएसईबी राउंड के रिगार्डिंग में वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि आपका जो सीएसईबी राउंड है वो कंडक्ट किया जा रहा है हमारी तरफ से, इस राउंड के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपका क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, आपको किस टाइप से रजिस्ट्रेशन करना है, आपको किस टाइप से काउंसलिंग करना है, कौन कौन सी सीट्स आपको अलॉट होती है ना। तो सारा के सारे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। एट द एंड तक आपको वेट करना है, समझना है, हर एक आपका डाउट्स क्वेरीज को सोल्व किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है। तो आपका क्या क्या जो प्रोसीजर होने वाला है सीएसबी के राउंड में, और कौन सी ये वाली जो सीएसबी राउंड वाली जो सीट्स है किस स्टूडेंट्स को अलॉट होती है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है सभी स्टूडेंट्स का, वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो जनरल क्वेश्चन आ रहा है सभी स्टूडेंट्स का वो है कि आपका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर होता है, कौन स्टूडेंट है जो कि एलिजिबल है सीएसबी राउंड के लिए, है ना। तो मैं बता देता हूँ कि सीएसबी राउंड के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल होते हैं। सीएसईबी राउंड के लिए वो सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्होंने अपना जो कि जेई मेन के लिए एलिजिबल हैं। ओनली जो सीसेब वाला जो राउंड है ओनली आपके एनआईटी कॉलेजेस, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस, जीएफटीआई कॉलेजेस के लिए है ना। इसमें आईआईटी वाले कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, मतलब जिसकी एडवांस में रैंक है, वो वाले स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ओनली जिसकी एनआईटी में रैंकिंग अच्छी है वही स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और बेनिफिट ये है, जिन स्टूडेंट्स का काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है जिसमें किसी स्टूडेंट्स की रैंकिंग कम है तो उनको भी इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये एक एडिशनल राउंड है। इसमें जो जो सीट्स लेफ्ट होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीट हमारी तरफ से अलॉट होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं और उनको अपने हायर प्रायोरिटी कॉलेजेस के रिगार्डिंग दोबारा प्रिपेयर करना होता है, तो वो अपनी सीट्स को लास्ट में लीव कर देते हैं। तो दो ऐसे स्टूडेंट्स जिसको बेनिफिट लेना होता है इन फ्यूचर के अंदर और उन कॉलेजेस के अंदर उनको एडमिशन लेना है ना। तो और वही स्टूडेंट जिनको मतलब अभी कोई लेफ्ट सीट्स है या फिर कोई अदर स्टूडेंट्स जिनका चॉइसेस है, तो लास्ट के राउंड में इसमें ओनली आपके दो ही राउंड होंगे, सी सेप के फर्स्ट और सेकेंड दो ही राउंड होंगे। इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना होता है। जो जो फीस की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको वहां पर फिजिकली जा करके आपकी जो फीस की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी होती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है क्या होने वाला है। ठीक है। आपको मैंने बता दिया है कि जैसे कि जनरली इस जो सी सेप के राउंड है इसके राउंड के अंदर आपके दो टाइप के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बता दिया था कि आईआईटी वाले तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनआईटी वाले, एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के स्टूडेंट्स, है ना, इसी में यह तीन ही कॉलेजेस अलर्ट अलॉट होते हैं। और इसमें एक और आर्किटेक्चर वाली जो सीट्स है कुछ लेफ्ट रह जाती हैं इन कॉलेजेस के अंदर, तो वो स्टूडेंट्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। ये एक एडिशनल राउंड है। इसके अंदर जो जो सीट्स लेफ्ट रहती है वो आपको अलोकेट होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी सीट्स है आपकी ड्रीम कॉलेज की ड्रीम ब्रांच आपको इसमें मिलेगी, इसके चांसेस बहुत ज्यादा लेस हैं, है ना। इसमें यह है कि कुछ यह हो सकता है कि बाई चांस बाई लक अगर आपको मिल जाए तो वो है, अदरवाइज तो इसमें जो भी बची हुई सीट्स रहती है वो आपको अलोकेट होती है ना। तो और जो जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है ना, वो इसी को फिल कर सकता है और इसकी सीट्स को फिल करेगा, है ना। और इसके रिगार्डिंग में क्या रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स है इसके रिगार्डिंग कौन कौन सी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आपको जाना है, किस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। आपको जो जो क्वेरीज रहेगी वो आपका हर एक क्वेरी इस लेक्चर के अंदर आपकी सोल्व की जाएगी। ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर होने वाली है, इसके अंदर कौन कौन सी जो स्टेज आती है, जिस टाइप से आपने जोसा की काउंसलिंग किया था, जोसा की काउंसलिंग में आपके फ्रीज फ्लोट स्लाइड के ऑप्शंस थे, उसी टाइप से जो सीसेप की काउंसलिंग है इसके अंदर भी आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। जैसे कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सभी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये रहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे जिस टाइप से आपने जोसा की काउंसलिंग करवाई थी सेम वही प्रोसीजर इसका सीसेप में भी रहने वाला है। सीसेप के राउंड के अंदर भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने कॉलेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। जो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीसेप का वो भी आपके साथ में अभी शेयर कर दूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे, वो सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स भी फिल करने पड़ेंगे, है ना। आपकी चॉइसेस फिल भी करनी पड़ेगी, आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा उसके अंदर भी आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे ही सक्सेसफुली आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है, आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके जस्ट बाद में हम आपको सीट का अलॉटमेंट कराएंगे, है ना। सीट अलॉटमेंट का भी वही प्रोसीजर रहने वाला है।
आपको फर्स्ट राउंड में भी आपको सीट अलोकेट हो सकती है, सेकंड राउंड में भी आपको सीट अलोकेट हो सकती है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में उन्होंने एग्जाम दिया है, मतलब आपने जैसे कि आपकी जो प्रोसीजर है काउंसलिंग आपने अच्छे से किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में एक ऐसा इश्यू रहता है जनरल सा, कि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि उन्होंने काउंसलिंग, उन्होंने अपनी रैंक तो अच्छी लाई है। अभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा डिस्कस भी करा और मैंने ऐसा पाया भी है कि वो गलती क्या कर देते हैं उनके चॉइसेस में। वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनको ये नहीं पता रहता कि बहुत सारे स्टूडेंट इसी के पीछे रह जाते हैं कि सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरी और चौथी कोई ब्रांचेस वो फिल ही नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से वो क्या होते हैं कि आपको भी पता होना चाहिए कि एक कॉलेज के अंदर मैक्सिमम 100 से 200, मैक्सिमम 100 से 200 ब्रांचेस होंगी, है ना। 100 से 200 ब्रांचेस होंगी, मतलब सीटें कितनी होगी, 200 से 300 सीट हो गई सीएस और इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स को यही ब्रांचेस मिले। अगर आप लास्ट तक स्टे करते हैं, और आप क्या होता है कि इन आपके जो कॉलेजेस हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के जो कॉलेजेस हैं, सारे के सारे आपके टेक्निकल ब्रांचेस के कॉलेजेस होते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट होती है आपके आईटी में भी। अगर आपने जैसे कि कोई कोर ब्रांचेस के अतिरिक्त, जैसे कि आपने मैकेनिकल भी ले लिया, आपने इलेक्ट्रिकल ले लिया, है ना, आप कोई सी भी ब्रांचेस ले लेते हो, तो अगर आप वहां पर भी अगर आप अच्छे से परफॉर्मेंस करते हो, है ना, अगर आप चाहें तो आपके जो एडिशनल वर्क करते हो, आप अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हो, तो आप डेफिनेटली क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स को सभी पॉसिबिलिटी रहती है, सभी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर वो अच्छे से उसके अंदर परफॉर्म भी करते हैं, तो वो अपना जो प्लेसमेंट है वो टेक्निकल ब्रांचेस के कंपैरिजन में भी अच्छा ले सकते हैं। अगर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी हार्ड वर्क करते हैं। तो आपके पास सभी स्टूडेंट्स के पास में सभी टाइप की प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि वहां पर आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, टीम के साथ आप रहेंगे, तो हर एक चीज आपकी क्लियर होगी, है ना। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे कि उनका सीएस का आपका ब्रांच है ना, सीएस के अलावा भी आपके पास वहां पर दूसरी ब्रांचेस भी रहने वाली है ना। सीएस है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है ना, सिविल है। तो आपकी बहुत सारी ब्रांचेस ऐसे जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होगी, और बहुत सारे कोर्सेस हैं जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड भी होते हैं, है ना, मास्टर्स के कोर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जैसे कि सीएसई आपने ले लिया तो वही आपका करियर है। इसके अलावा सीएस के अलावा भी आपकी जैसे कि इसकी मिलती जुलती ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जैसे कि टेक्निकल फील्ड से होती है, आईटी डोमेन्स की होती है ना, तो आप भी वो ले सकते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा खासा पैकेजेस होते हैं, है ना। एक इसके अलावा जैसे कि आपने सीएस की ब्रांच ली, आप जैसे कि उसके अंदर आप इन फ्यूचर अपने इंडिया में इसकी भी डिमांड होने वाली है। आपने भी देखा होगा कि अपने इंडिया के अंदर साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा होने लगे हैं। तो इसके बेसिस पे आपकी साइबर सिक्योरिटी वाली जो ब्रांच है वो भी लीड करने वाली है इन फ्यूचर के अंदर, है ना। और डायरेक्टली आपके जो कॉलेजेस हैं, रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं, तो इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट कंपनीज भी होती है, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट भी करती है आपकी रैंक के बेसिस पे। अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो डायरेक्टली वहां पर भी आती है और आपका रिक्रूटमेंट भी होता है। तो बस डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कितना आप हार्ड वर्क करते हैं। आप अगर आप रिप्यूटेड कॉलेजेस में हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप इन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट के, आप जैसे कि जो टिक टॉप टिक पॉइंट्स होता है, आप उस जगह पे तो हैं इन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। आपने कम से कम 14 लाख बच्चे को क्रॉस करके आप जो 50 से इस बार 59,000 आपकी सीट्स हो गई है टोटल मिला करके, आप इतनी रैंक पे तो हैं। आपने इतने स्टूडेंट्स को क्रॉस किया है और आप इस जगह पे तो हैं, तो इसका मतलब ये आपको प्रूव करता है कि आपने डेफिनेटली मेहनत किया है। तो इसका आपको इसके अलावा कोई और जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है ना। तो बस आपको चेक करना है आपका जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है, राउंड 1 को आपको चेक करना है, राउंड 2 को आपको चेक करना है। जो आपका सीट अलॉटमेंट का जो राउंड 1 रहेगा, जो राउंड 1 में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको सीट अलॉट होती है, तो सीट अलॉटमेंट के जस्ट बाद में आपको वहां पर जाना है कॉलेज में, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, है ना। फिजिकली अगर आप उस कॉलेज को लेना चाहते हैं, तो आपको आपको फ्रिज का ऑप्शन करना पड़ेगा। फ्रिज का ऑप्शन जैसे सक्सेसफुली आपका हो जाता है, तो आपको वहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। फिजिकली आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई भी कराना पड़ेगा, हर एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स में भी आपको बता दूंगा। आपको फिजिकली वहां पर रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि इसी कॉलेजेस में आप इस ब्रांच से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि आपको जैसे कि आपने वो है कॉलेज और वह ब्रांच आपको नहीं लेनी है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप फ्लोट का ऑप्शन कर सकते हैं, स्लाइड का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, तब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। तो इस चीज को आपको समझना है। हर एक जो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है उसको फुलफिल करना है, हर एक कंडीशंस को आपको फुलफिल करना है, हर रिक्वायरमेंट्स को आपको फुलफिल करना है ना। तो हर एक जो कंडीशंस है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी तरफ से सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। अब देखो सी सेप का जो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या होने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होता है ना। मैंने आपको सबको एक्सप्लेन तो कर ही दिया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं और किस किस स्टूडेंट्स को आपको कॉलेजेस मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि 4 ईयर के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो जैसे कि एनआईटी के स्टूडेंट हो गए, ट्रिपल आईटी के हो गए, जीएफटीआई के कॉलेजेस हो गए, सारे के सारे स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। उनको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, जो डेडलाइन होती है
तो उस तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी कराना है, और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की जो काउंसलिंग की जो प्रोसीजर्स है वो सारा का सारा आपको फिल भी करना है। आपका जो चॉइसेस है वो आपको भी फिल करनी पड़ेगी, जो जो चॉइसेस की आपकी रिक्वायरमेंट है ना, आपको जिस जिस कॉलेज में जाना है, जो ब्रांच है। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि आपकी कौन कौन सी बेटर ब्रांचेस है, किस ब्रांचेस को आपको ले सकते हैं, आपका क्या क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हो सकता है, हर एक चीज आपकी मैंने क्लियर कर दी है। आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट को भर सकते हैं, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स के रहता है कि उनको माइंड के अंदर ये डाउट रहता है कि सर ये वाला रैंक का लोअर कॉलेजेस है, इसमें हमें नहीं जाना है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, कि मतलब मानता हूँ कि एनआरएफ रैंकिंग का बेसिस होता है, लेकिन एक फ्रेमवर्क भी होता है आपके कॉलेजेस का, है ना। इन कंपेयर टू अदर कॉलेजेस का जो प्लेसमेंट का रेशो होता है आपके एनआईटी आईआईटी का, इनका ज्यादा ही होता है। तो आप अच्छे से चॉइसेस को फिल करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा ब्रांच मिलेगा। और ट्रिपल आईटी के बारे में मैंने डिस्कस किया है, ज्यादातर कॉलेजेस में दो ही ब्रांचेस है, तो डेफिनेटली दोनों ब्रांचेस अच्छी है ना। तो दोनों ब्रांचेस अच्छी है। जीएफटीआई में भी आपको मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर बता दिया था कि आपको टेक्निकल ब्रांचेस बननी है, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस बननी है, फिर लोअर ब्रांचेस आपको बननी है। अगर आप चाहें तो एनआईटी कॉलेजेस में भी मैंने बता दिया था आपको कि टेक्निकल ब्रांचेस ऊपर रख दी, नॉन टेक्निकल आपने डाल दी। फिर इसके अलावा आपकी आई ट्रिपल आईटी कॉलेजेस की आपकी जो भी ब्रांचेस है सारी आपने अपर डाल दी, फिर एनआईटी कॉलेजेस की लोअर ब्रांचेस आपने डाल दी। तो हर एक चीज मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था कि प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहने वाला है, कॉलेजेस की रैंकिंग क्या हो सकती है। और मैंने ये भी चेक किया था और ये भी बताया था कि पिछली बार 4-4 लाख की रैंक तक वाले बच्चों को कॉलेजेस मिला था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर पेशेंस रखा था, है ना। तो आप हेजिटेट ना हो, आपके पास जो भी डाउट्स क्वेरीज आते हैं तो हमारे पास हमारी पूरी टीम है आपकी हेल्प करने के लिए। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक आपकी क्वेरी का हम हमारी तरफ से आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका जो भी क्वेरीज रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, है ना। अब आपका जो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो कैसे रहने वाला है, जैसे कि जो जोसा की आपकी जो काउंसलिंग हुई थी, जो सीट अलॉटमेंट है, बहुत सारे पेरेंट्स का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर सीट अलॉटमेंट 1 में हो गया था, 2 में नहीं हुआ, 2 में हो गया है, फर्स्ट में नहीं हुआ, है ना, राउंड 1 में होगा क्या सर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के। तो इसके बेसिस पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सीट अलॉटमेंट आपका हुआ था वो इस बेसिस पे हुआ था कि फर्स्ट राउंड में वही स्टूडेंट एलिजिबल था कि जिनका जनरल रैंक अच्छा था, उन्हीं को सीट अलोकेट हुआ था। फिर सेकंड राउंड में इस बार क्या हुआ कि जो चेंजेस हैं वो रूल इस टाइप से हैं कि आपका जो कैटेगरी बेस्ड है वो सेकंड राउंड में होगा, मॉक सीट अलॉटमेंट 2 में हुआ था। अब जो जोसा के राउंड है उसमें आपके देखो इस बार कुछ चेंजेस है, रूल के अंदर चेंजेस है, क्योंकि अगर आपकी जो सेंट्रल रैंक लिस्ट है सीआरएल के बेसिस पे अगर आपको कॉलेजेस मिलता है और पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि सर हम उस बच्चे को मिल गया है, हमारे बच्चे को नहीं मिल रहा है, सर सीआरएल कैटेगरी भी काउंट होगा क्या। हाँ, आपका कैटेगरी भी काउंट होगा, जैसे कि सीआरएल के बेसिस पे अगर आपका बच्चा सेटिस्फाई कर रहा है सीआरएल को ही, तो सीआरएल के बेसिस पे अगर उसकी कंडीशंस फुलफिल होती है तो उसी के बेसिस पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये तो सारा का सारा जो कंडीशन है वो तो एप्लीकेबल है ही सही। जो ज्यादा जो रूल थे वो कुछ रूल इस बार जरूर चेंजेस हुए हैं। आपके जो आईआईटी के कॉलेजेस हैं उसमें फोर्थ राउंड तक भी आपकी जो काउंसलिंग की जो प्रोसीजर थी वो चली थी, फोर्थ राउंड तक भी। इस बार जो फोर्थ राउंड है वो उस तक आपको विड्रॉल करना है अगर आपको उस कॉलेज की सीट से आप सेटिस्फाई नहीं है। और अदरवाइज आपका फिफ्थ राउंड में आप उस कॉलेजेस की सीट्स को नहीं लीव करते हैं तो आपको फाइनली वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आप वहां पर कॉलेज में नहीं जाते हैं तो आप फ्यूचर में भी आप दोबारा कहीं कभी भी एलिजिबल नहीं होंगे एडवांस के एग्जाम के रिगार्डिंग, ना तो एनआईटी के एग्जाम के एनआईटी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा। आप किसी भी कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो हर एक रूल जो आपको जोसा की काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर फॉलो करना है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपके जो हर एक कंडीशन से आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। हर एक रूल को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपके हर एक सेशन के अंदर हर एक चीज बताई है, कंपैरिजन कैसे ब्रांच का करना है, कि कौन सा कॉलेजेस की रैंकिंग अच्छी है, ऑर्डर क्या है, हर एक चीज आपके साथ हमने अच्छे से शेयर किया है। आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन, सभी स्टूडेंट्स को अभी भी फ्रीज फ्लोट और स्लाइड के ऑप्शंस में भी अभी भी कंफ्यूजन है, जबकि हमने आपके हर एक डाउट को पहले क्लियर कर दिया था। कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कॉलेज सीट अलॉट हो गई है, मानो को किसी को कॉलेजेस में सीट अलॉट हो गई है, उसने फ्लोट के मानो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको, जैसे कि जोसा जोसा के फर्स्ट राउंड में उसको सीट अलॉट किया और फर्स्ट राउंड में ही उसी को सीट अलॉट हो गई है ना। जैसे कि इसको सीट अलॉट हो गई है, उसने फ्रीज के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, तो उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो उस ब्रांच को चेंज कर सकता है, तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपने क्या करा कि फ्लोट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक किया, फ्लोट के ऑप्शन ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये हो सकता है कि अभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन है कि फ्लोट का बेटर है कि स्लाइड का ऑप्शन बेटर है। तो फ्लोट के ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो आपका कॉलेज भी चेंज होगा, आपकी ब्रांच भी चेंज होगी। ये भी हो सकता है कि आपको उसी कॉलेजेस के अंदर हायर ब्रांचेस, ऐसा नहीं है। और ये बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये मेरी कॉलेज की जो सीट मिली है वो भी जाएगी क्या। हाँ, डेफिनेटली आपकी जाएगी अगर आपको अपर ब्रांचेस मिलती है। अगर लोअर ब्रांचेस आपको, मतलब अगर आपको ब्रांचेस ऐसा नहीं है कि आप डाउन जाएंगे, आप डेफिनेटली अपर ही जाएंगे या फिर वहां पर ही आप टिके रहेंगे। तो यही होने वाला है फ्लोट के ऑप्शन में, आप नीचे नहीं जाने वाले हैं, आप वहां पर ही टिके रहेंगे
या अपर ही मूव करेंगे, लोअर तो आप नहीं जाएंगे डेफिनेटली। इसके बाद में आपका ऑप्शन आ रहा है स्लाइड का ऑप्शन। स्लाइड का ऑप्शन का मतलब है कि आपने उस कॉलेज से आप सेटिस्फाई है, आपको उस कॉलेजेस की ब्रांचेस में ही चेंजेस करना है। मानो कि आपको किसी को लोअर ब्रांचेस मिल गई है, मतलब आपके हिसाब से आपको उस ब्रांच से आप सेटिस्फाई नहीं है, आप बस ओनली आपको कॉलेज सेटिस्फाई है, बस आपको ओनली ब्रांचेस मूव करना है, तो देन उस कंडीशन में आपका स्लाइड का ऑप्शन वर्क कर रहा है। तो लगभग मेरे सब हिसाब से सभी स्टूडेंट्स का इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। आपके कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन कौन से प्रेफरेंस ऑर्डर है, क्या क्या चॉइसेस आपको फिल करनी है ना। फ्रिज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन भी आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग आपने नहीं किया है कॉलेजेस के अंदर तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, होगा, 100% सिक्योरिटी के साथ होगा। अगर आपने फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया है, आपको जैसे सीट अलॉट होती है तो आपको जाना पड़ेगा एक बार। अगर आपने जैसे कि क्लिक किया है तो ऑनलाइन आपको रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा, है ना। तो इस बार जो रूल है इसको आपको सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। तो हर एक रूल, हर एक गाइडलाइंस जो कि हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है, हर एक गाइडलाइंस को आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है आपके सीसेप के राउंड के अंदर, है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है आपको जिनकी फुलफिल करनी है। ठीक है, जेई मेंस के, है ना। जेई मेंस का आपका क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। एईटी का मतलब यहाँ है आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट्स का भी आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो बच्चों इसको भी केयर करो, क्योंकि आपका जो आप वहां पर जाएंगे वहां पर जो रूल हैं वो रूल फॉलो होंगे। डेफिनेटली आपको हर एक चीज, हर एक डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे, है ना। अगर आपके पास नहीं है तो जेरोक्स या प्रिंट आउट आप निकलवा लेना, है ना। तो डेफिनेटली आपके हर एक चीज की रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो जेई मेन का आपके पास स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, आर्किटेक्चर वाले स्टूडेंट है तो वो भी होना चाहिए। आपकी 10th और 12th क्लास की जो पासिंग सर्टिफिकेट था, है ना, तो आपका दोनों के दोनों मार्कशीट्स भी आपके पास होनी चाहिए। आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मानो कि कोई स्टूडेंट है जनरल से है, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस भी, तो जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप उस कैटेगरी में भी हैं, तब भी आप अमान्य रहेंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी हाँ एलिजिबल है, अदरवाइज आप उस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, उस कंडीशन को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको जनरल की तरह काउंट किया जाएगा, है ना। आप किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आपके पास वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप नॉर्मली जनरल कैंडिडेट की तरह काउंट होंगे और आपके जनरल रैंकिंग के बेसिस पे आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान दें। और इनकम सर्टिफिकेट का भी आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है ना। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो इसके बेसिस पे आपको जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है आपके पेरेंट्स की, वो इससे जस्टिफाई हो जाती है। तो इसके बेसिस पे आपका जो स्कॉलरशिप का जो कोटा रहता है उसके अंदर भी आपको आते हैं, और आपको उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है ना। तो एक और है आपका सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका रिक्वायरमेंट है। फोटो आईडी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपके पास होना चाहिए, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास होना चाहिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट, है ना बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट। तो जैसे आपने सीट एक्सेप्ट किया है उसका जो पेमेंट होता है ना, वो आपको सबमिट किया है तो आप जरूर लेके जाएं इसका प्रिंट आउट करवा करके। तो ये डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो इस डॉक्यूमेंट्स को भी आपको लेके ही जाना है ना। अब इसके बाद आता है कि अप्लाई करना है क्या, आपका काउंसलिंग का जो प्रोसीजर रहने वाला है, इसमें कितने राउंड होने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर जनरली अभी तक आपके 2 ही राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर भी आपको सीट अलोकेट हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड के अंदर भी नहीं होता है, तो सेकंड राउंड के अंदर भी हो सकता है। अब इसमें सारी की सारी आपके पास चॉइसेस रहती है, सारी की सारी आपके पास प्रेफरेंस रहती है। आपको प्रेफरेंस ऑर्डर रहता है, आपकी चॉइसेस है कॉलेजेस की, जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको आपको फिल करना होगा, हर एक चॉइस को आपको फिल करना होगा, है ना। तो आप जैसे ही सक्सेसफुली अपनी चॉइसेस को फिल कर देते हो, तो उसके बाद में क्या करना है कि आपको वेट करना होगा कि, और ये आपकी जो सी से बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इसका डेट क्या है, तो इसके बारे डेट के बारे में मैं बता देता हूँ कि जैसे सक्सेसफुली आपकी जोसा की काउंसलिंग कंप्लीट होती है तभी इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन अभी इसका रजिस्ट्रेशन 19 तारीख से स्टार्ट हो गया है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना। आपकी जो सीट्स हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की, इन सब के लिए आपको इसमें से एडमिशन मिलेगा। और जो ऑफिशियल इसका जो वेबसाइट का जो लिंक है, आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार, आप चेक कर लेना। तो सी सेप का जो आपका लिंक है इसी पे आपको जाना है ना। तो इसी के माध्यम से आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसी रजिस्ट्रेशन के लिंक को आपको फॉलो करना है, इसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा। इसी पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे आपको फिल करना है और फिल करने होंगे, ठीक है। आपको जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। कौन कौन सी चीजें आपको फिल करनी है, किस टाइप से आपको सीट का अलॉटमेंट होगा, है ना, हर एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपका लगभग सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट रहता है तो लास्ट में आपका वो भी डाउट क्लियर करे जाएंगे, है ना। तो इसलिए मेरी तरफ से लगभग सभी स्टूडेंट का जो काउंसलिंग का जो प्रोसीजर था
वो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो बस अब आपको फोकस क्या करना है, बस अब आपको ये फोकस करना है कि आपको बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और जैसे कि जोसा की जो काउंसलिंग हुई है, जोसा की काउंसलिंग में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि वो ब्रांचेस को फिल नहीं करते हैं, ब्रांचेस के ऑर्डर को नहीं समझते हैं, कॉलेजेस के ऑर्डर को नहीं समझते हैं, आपकी एनआईआरएफ रैंकिंग को नहीं समझते हैं। तो वो तो हमने आपके सारे के सारे जो सेशन कंडक्ट किए थे उसके अंदर आपके हर एक डाउट्स को सोल्व किया था, हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एनआईआरएफ रैंकिंग आपको भी हमने प्रोवाइड की है, तो हर एक चीज आपको एक्सप्लेन की थी, हर एक चीज आपको प्रोवाइड की थी, हर एक डाउट आपका क्लियर किया है ना। तो एनआरएफ रैंकिंग का फ्रेमवर्क भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे कि किसकी रैंकिंग अच्छी है, कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए, कौन से ब्रांच बेटर है। मैंने ब्रांच का कंपैरिजन भी आपको बता दिया था किसकी ब्रांच कौन सी है। और इस बार मैंने ये भी देखा था कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है मैकेनिकल से ज्यादा अच्छा रहा है इस बार, उसमें जो बच्चे गए हैं वो जो हायर रैंक वाले स्टूडेंट्स है, आईआईटी की सीट्स के अंदर भी मैंने देखा था आपके जो आईआईटी बॉम्बे है उसमें भी आपकी इलेक्ट्रिकल की जो हायर रैंक वाले स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट लिया है। तो डेफिनेटली आपका हर साल एक फ्रेमवर्क चेंज होता है, इस बार भी डेफिनेटली चेंज हुआ है। तो ठीक है बच्चों, अगर आपका कोई भी डाउट्स क्वेरीज रहता है तो डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। कर दो, यही है अभी तो।